नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का अहम हिस्सा होता है प्रश्नकाल का वो 1 घंटा, जब सांसद विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न पूछते हैं। आज के प्रश्नकाल के अंक में हम आपको जानकारी देंगे मानसून सत्र के पहले दिन 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा और लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों की। साथ ही आपको बताएंगे मंत्रालय की ओर से दिए गए उत्तरों की। शुरुआत करते हैं 25 जुलाई को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के साथ। सांसद जसकौर मीणा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से PKVY की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से पूछा कि परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। राजस्थान सहित देश में इस योजना के अंतर्गत अब तक यानी कि 25 जुलाई तक कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है। साथ ही राजस्थान सहित देश में इस योजना के अंतर्गत किसानों को कौन कौन से लाभ दिए जा रहे हैं। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि किया है तो उसका ब्यौरा साझा करें। साथ ही राजस्थान सहित देश में जैविक खेती के लिए कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और सरकार इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों को कवर करने के लिए क्या कदम उठा रही है। प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिया गया। उत्तर में जानकारी दी गई कि भारत सरकार 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY नामक समर्पित योजना के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। यह योजना जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रमाणन और विपणन तक शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है। जैविक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ साथ प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन सहित फसल कटाई के बाद प्रबंधन सहायता को योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। साथ ही जानकारी दी गई कि PKVY के तहत राजस्थान सहित देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वर्षों के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 31 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति 3 वर्ष सीधे किसानों को ऑन फॉर्म और ऑफ फॉर्म जैविक इनपुट के लिए DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और अन्य विपणन पहलों के लिए 3 वर्षों के लिए 8,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रमाणीकरण और अवशिष्ट विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए 2,700 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता भी प्रदान की जाती है। PKVY योजना की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल सटीक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना, जो मिट्टी की उर्वरता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करने को सुनिश्चित करता है। सतत एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से किसानों की कृषि लागत को कम करना, जिससे प्रति इकाई भूमि पर किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि हो। मानव उपभोग के लिए निरंतर रूप से रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करना। पर्यावरण अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसानों अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पर्यावरण को खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से बचाना। बड़े सन्निहित पारंपरिक डिफॉल्ट जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत लाना और ऐसे क्षेत्रों के किसानों को बाजार संपर्क के साथ सशक्त बनाना। किसी भी योजना में शामिल नहीं होने वाले व्यक्तिगत और छोटे किसान समूहों तक प्रमाणीकरण पहुंच की सुविधा प्रदान करना। मुख्य श्रृंखला मोड में उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और प्रमाणन प्रबंधन की क्षमता वाले समूहों और समूहों के रूप में अपने स्वयं के संस्थागत विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। स्थानीय और निर्यात व्यापार घरानों श्रृंखलाओं के साथ सीधे बाजार संपर्क के माध्यम से किसानों की उद्यमी बनाना। अपने प्रीमियम जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए विकसित क्लस्टर को व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिए पेशेवर सहायता सुनिश्चित करना। साथ ही उत्तर में बताया गया कि PKVY के तहत 2021-22 से 2025-26 के दौरान 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत कवर करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही PKVY योजना पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, जबकि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए MOVCDNER
नामक एक अलग योजना लागू की जा रही है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से PKVY योजना के तहत कवर किया गया है। लोकसभा में सांसद विजय बघेल ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश में पशुओं की बीमारियों से होने वाली वित्तीय हानि को कम करने और बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है? कृपया राज्यवार विवरण साझा करें और यदि ऐसा नहीं है तो उसके पीछे के कारण को बताएं। देश में पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के विशाल संसाधनों की सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं? मंत्रालय की ओर से उत्तर में जानकारी दी गई कि पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार पशु रोगों के लिए रोग निरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ीकरण द्वारा पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू कर रही है। पशुओं की बीमारियों के खिलाफ रोग निरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करके पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस, पेटिट्स, रूमिनेट्स और क्लासिकल स्वाइन फीवर के खिलाफ टीकाकरण किया जा रहा है। पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, औषधालय, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिहाज से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और ज़ूनोटिक पशु रोगों को प्राथमिकता दी गई। एवियन इन्फ्लुएंजा, ASF और ग्लैंडर्स जैसी बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ साथ निश्चित समय सीमा में बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिशा निर्देश भी हैं। साथ ही LHDCP योजना की इन सभी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना है और इस प्रकार पशु रोगों से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना है। साथ ही उत्तर में जानकारी दी गई है कि पशुपालन और डेयरी विभाग पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना भी की जा रही है और सुदृढ़ीकरण घटक के तहत प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर 1 MUV की दर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। MVU दूर दराज के क्षेत्र में किसानों, पशुपालकों को उनके द्वार पर निदान, उपचार, टीकाकरण, छोटे सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो विजुअल सहायता और विस्तार सेवाएं देगी। केंद्र सरकार ने पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री के विशाल संसाधनों की रक्षा के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल और औषधालयों, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के तहत 4340 MVU की खरीद और अनुकूलन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही लोकसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जुड़ा सवाल पूछा गया। सांसद सुनील कुमार पिंटू ने यह प्रश्न मंत्रालय से पूछा। प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि डिजिटल तकनीक हमारी कृषि को आधुनिक बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के हुगली, महाराष्ट्र के अमरावती, बिहार के सीतामढ़ी और भागलपुर, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा के सोनीपत जिले में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित पहल का विवरण है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं। उत्तर में बताया गया कि कृषि मूल्य प्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ रहा है और किसान तेजी से अधिक जागरूक हो रहे हैं। साथ ही सरकार ने विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से देश भर में प्रौद्योगिकी की और सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन आदि के उपयोग से जुड़ी परियोजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को निधि प्रदान की जाती है।
राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विभिन्न समाधानों के विकास के लिए निधियां जारी की जाती हैं। सरकार ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा राज्यों को शामिल करते हुए फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, कृषि आदानों, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान के लिए मदद, बाजार की जानकारी आदि के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधानों को सक्षम करने के लिए एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर संचालित पब्लिक गुड के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की घोषणा की है। इस दिशा में अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनकी बात की जाए तो 3 मुख्य रजिस्ट्रियों की संरचना यानी किसान रजिस्ट्री, गांव के नक्शे की रजिस्ट्री का जियो रेफरेंसिंग, बोई गई फसल की रजिस्ट्री को अंतिम रूप दे दिया गया है। बोई गई फसल की रजिस्ट्री तैयार करने के लिए खरीफ 2023 से 12 राज्यों में पायलट आधार पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पायलट आधार पर चयनित क्षेत्रों में फसल की पहचान और मानचित्रण, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मृदा जैविक कार्बन आकलन के लिए पिक्सेल के हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा के साथ उपयोग के मामलों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण उप मिशन अप्रैल 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को मुख्य धारा में लाना और कस्टम हायरिंग केंद्र को बढ़ावा देकर हाईटेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाकर विभिन्न कृषि उपकरणों का विवरण, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन, प्रशिक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मीडियों को नेटवर्क बनाता है। व्यापारियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, मंडियों को EAM प्लेटफॉर्म के विभिन्न मॉड्यूल जैसे FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल, गोदाम आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती है। साथ ही PM किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों के सीधे धनराशि स्थानांतरित की जाती है। किसान पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण स्वयं कर सकते हैं। योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, जहां किसान अपने आधार कार्ड के आधार पर लाभार्थी की स्थिति देख सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं और वे अपने बैंक खातों में हस्तांतरित लाभों का इतिहास भी देख सकते हैं। हाल ही में PM किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें कई और सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सांसद संत बलबीर सिंह ने मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने पूछा कि क्या सरकार के पास देश में मानसिक रूप से विकलांग और विकलांग बच्चों के बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने ऐसी विकलांगता के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं? क्या सरकार ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर रही है जिनका जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ऐसे अधिकांश बच्चे शिक्षा सहित कई सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार द्वारा इन बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विवरण क्या है? प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के अनुसार इस दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का डेटा साल 2019-20 के दौरान लड़कों के लिए 12,81,561 और लड़कियों के लिए 9,67,556 है। साल 2020-21 के लिए लड़कों के लिए 12,36,640 और लड़कियों के लिए 9,32,490 और 2021-22 में लड़कों के लिए 12,98,828 और लड़कियों के लिए 9,41,528 रहा। 2 से 9 वर्ष के बच्चों में तंत्रिका विकास संबंधी विकार भारत में 5 क्षेत्रों में जनसंख्या आधार पर विकलांगता के अनुमानित आंकड़े विषय पर एम्स नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज,
नई दिल्ली, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली और अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए अध्ययन के अनुसार 2 से 9 साल के बच्चों में तंत्रिका विज्ञान संबंधी विकारों के जोखिम कारक, चिकित्सा संस्था में प्रसव न करना, नवजात को सांस में रुकावट का इतिहास, नवजात में कोई बीमारी, प्रसव के बाद तंत्रिका विज्ञान संबंधी संक्रमण, कम शारीरिक वृद्धि और जन्म के समय कम वजन है। केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया है। RPWD अधिनियम 2016 का अध्याय 3 विकलांग बच्चों, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों सहित के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के उपायों से संबंधित है, ताकि उन्हें 18 वर्ष की आयु तक अपनी पसंद के अनुसार किसी विशेष स्कूल या नजदीकी स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिल सके। शिक्षा मंत्रालय के तहत समग्र शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना में एक या अधिक विकलांगता वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें दृष्टिबाधित शामिल हैं, के लिए शिक्षा के समावेशी घटक को शामिल किया गया है। योजना के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ब्रेल किताबें, ब्रेल किट, कम दृष्टि उपचार, श्रवण यंत्र, ब्रेस, बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कैलिपर्स जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान करना है। कार्यक्रम में जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की 4D जन्म के समय दोष, विकास में देरी, अल्पता और रोग की जांच की जाती है, जिसमें 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों की स्क्रीनिंग शामिल है, जिसमें तृतीयक स्तर पर सर्जरी भी शामिल है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद सुजीत कुमार ने आयुष मंत्रालय से परंपरागत औषधियों के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत पारंपरिक भारतीय दवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश में अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है। क्या सरकार पारंपरिक दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष केंद्र खोलने पर विचार करेगी? आवंटित बजट के आधार पर की जाने वाली कार्यवाहियों से संबंधित योजना का विवरण क्या है? प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के प्रचार प्रसार के आदेश को पूरा करने की दृष्टि से मंत्रालय आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू करता है। इस योजना के तहत मंत्रालय राष्ट्रीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेले, योग उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुष प्रणाली के महत्वपूर्ण दिन मनाता है, स्वास्थ्य मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलन और मल्टीमीडिया अभियान आदि आयोजित करना, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण देश में आयुष केंद्र खोलना संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के दायरे में आता है। हालांकि राष्ट्रीय आयुष मिशन के केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 50, 30, 10 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार राज्य सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के तहत सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में आयुर्वेद को एकीकृत करने के लिए 20 अप्रैल 2022 को रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अनुसार रक्षा मंत्रालय यान की MOD के तहत कुल 49 आयुर्वेद इकाइयां शुरू की गई हैं। विभिन्न छावनियों में DGDE के तहत 37 छावनी बोर्ड अस्पताल और औषधालय और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के तहत 12 सेवा अस्पताल शुरू किए गए हैं। आयुष मंत्रालय ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पॉलीक्लिनिक्स में आयुर्वेद को एकीकृत करने के संबंध में 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही आयुष मंत्रालय ने 14 जून 2023 को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में प्रतिष्ठानों के तहत
आयुर्वेद के एकीकरण के संबंध में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही नागरिकों के बीच स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलन और मल्टीमीडिया अभियान भी आदि का संचालन करना, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी आदि शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न सांसद सरोज पांडे ने पूछा था। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने पूछा कि देश में गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के कल्याण एवं सहायता हेतु चलाई जा रही योजनाओं के क्या नाम हैं। साथ ही सांसद ने जानना चाहा कि उक्त प्रायोजन के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कितना वित्तीय व्यय किया जा रहा है, उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है। प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिया गया। उत्तर में जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के कल्याण और सहायता के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं। महिलाओं के लिए शुरू की गई ये योजनाएं हैं जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, लेबर रूम गुणवत्ता सुधार पहल और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। वहीं कुपोषित बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं मां का पूर्ण स्नेह योजना, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थापना। साथ ही गृह आधारित नवजात देखभाल यानी कि HBNC के तहत नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित देखभाल और छोटे बच्चों की घर आधारित देखभाल अर्थात HBYC कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं। साथ ही सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा या डायरिया को हराने का कार्यक्रम, निमोनिया को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस और मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड यानी कि पोषण की शुरुआत की गई है। प्रश्नकाल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ अहम प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ। तब तक के लिए संसद टीवी देखते रहिए। नमस्कार।